एम रोल बहुत बड़ा ये लीड रोल सुरेंद्र जी के हैं। सुरेंद्र जी के लोग थोड़े समझदार पढ़े लिखे, यहाँ के पेरेंट्स हैं, सुरेंद्र जी को सपोर्ट अच्छा किया। शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस आए इनको, अब है ना मामला शहर आज जो भगवान ने क्या मेहरबानी कर रखी है। आ जाओ बेटा। हाँ, अरे ये हमारे लिए सब एक रोल मॉडल हो जाए। ये चमकपुर हो गया। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। मैं किसी को साथ में खाना है तो अपने घर जाके बैठ के खाइए आप लोग, यहाँ तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आपने भी दिया का आपका ये संकल्प है, बाकी आपको भी सर आदत घंटे के लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसे आ गए अब वहाँ पे सिर्फ एक प्लॉट बचा हुआ है। लेकिन वो थी नहीं, उनको उस समय था ही नहीं कि भाई पैसा एरिया के बहुत सारे लोग सिलाई मशीन वो तो सब खरीद रहे। हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी से बोलो। हाँ आगे वाला परम आदरणीय एमएलए बाबू सिंह जी साहब, बाप जी, आर्य साहब और गांव से पधारे हुए सभी महानुभाव, हम आपके बहुत आभारी हैं कि हमारी पर्यावरण संरक्षण टीम को, जितने भी हमारे सदस्य हैं उनको सबको मिला करके आप लोगों ने हमको यहाँ पे इतना बड़ा स्वागत किया और सबको एक तरह से सम्मानित किया। ये यात्रा हमने जोधपुर विश्वविद्यालय के एक पर्यावरण विभाग है, गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण शोध पीठ, उससे 2 तारीख को एक पौधा लगा करके शुरुआत की थी और हम उसके बाद खेजड़ली होते हुए वो सर और सरेसा होते हुए उसके बाद में लुणावास भाकर और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते रिफाइनरी के चारों तरफ में चक्कर काट करके आज गोंदियाल पहुंचे हैं। इस यात्रा को संदेश देने के लिए 2 मुख्य संदेश है। जैसा कि बाबू सिंह साहब ने बताया कि सर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, वो माता अमृता देवी ने 363 लोग मिलकर के जो अपना एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी गर्दनें दे दी थी। तो ये हमको सबको सोचने की आवश्यकता है कि इतना पहले 363 लोगों ने एक पेड़ को बचाने के लिए जान दे दी और आज हम पेड़ काटने से पहले सोचते नहीं है। हम सभी को पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना है और पेड़ काटना नहीं है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो पर्यावरण के लिए आज से 550 साल पहले जो हमको शिक्षाएं दी है, वो शिक्षाएं हैं किसी भी धर्मगुरु के द्वारा दी गई सबसे बड़ी शिक्षाएं थी। उन्होंने कहा था कि कोई हरा रुख नहीं काटे और कोई जंगली जानवर को नहीं मारे। तो ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सबसे बड़ा संदेश था। तो ये दोनों संदेश लेकर के हम चले। उसके बाद में हम रिफाइनरी के चारों तरफ चक्कर काट के यहाँ आए, क्योंकि रिफाइनरी इस 2030 तक पूरा का पूरा अपना जो रिफाइन करना शुरू कर देगी तेल को, क्रूड ऑयल को। जब रिफाइनरी 2030 में फुल कैपेसिटी के अंदर में जब तेल को रिफाइन करना शुरू कर देगी तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में धुआं वातावरण के अंदर में जाएगा। ऑलरेडी बालोतरा के अंदर में फैक्ट्रीज हैं, उसका धुआं हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो धुआं जितना भी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहा है। हवाएं यहाँ पश्चिम से पूर्व चलती हैं, तो रिफाइनरी का जो इसका एडवर्स इफेक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर में पूर्व की तरफ में, गांवों के ऊपर में ज्यादा पड़ेगा। तो हमने रास्ता इसलिए चूज किया कि रिफाइनरी के चारों तरफ घूम करके जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस बारे में अवेयर करें। लोग जब ज्यादा अवेयर होंगे, लोगों को जब पता होगा कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, तो इसको हम कैसे ठीक ठाक कर सकते हैं। अब रिफाइनरी का हम कहीं पे अपोज नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोजगार के दूसरे साधन नहीं है। रिफाइनरी लगना कभी कभी थोड़ा मुश्किल वाला या थोड़ा बहुत घाटे वाला काम होता है, जहर की घूंट पी के भी हमको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि इससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को, दोनों जिलों को सब रेवेन्यू मिलेगा, तो हमारे लिए बेटर है रिफाइनरी। तो बेटर तो है, बट उसका प्रदूषण के इफेक्ट को कम करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लाखों करोड़ों पेड़ इस एरिया के अंदर में लगा दें, ताकि इस धुएं का असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर में कम से कम पड़े। तो ये 2 कारण थे। और दूसरा, ये धरती का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है,
यदि हम सब मिलकर के इस तापमान को कम करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर में ये तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसको बाद में हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। पूरे के पूरे बर्फ के भाकर ग्लेशियर पिघल जाएंगे और पिघलने के बाद पानी समुद्र में आ जाएगा, समुद्र का लेवल ऊपर उठ जाएगा, समुद्र के चारों तरफ जितने शहर है वो पानी में डूबना शुरू कर देंगे, समुद्र के अंदर में जो छोटे छोटे टापू पानी के अंदर में डूबना शुरू कर देंगे, वहां के लोग दौड़ करके वापस जमीन की तरफ आएंगे, जमीन में नए शहर बनेंगे, पूरे जंगल कटेंगे और वो जो है इसको धरती के ऊपर में ऑलरेडी पेड़ ज्यादा कट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, ये साइकिल इतना कठिन हो जाएगा कि उसके बाद हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी टेम्परेचर नॉर्मली 50 डिग्री के आसपास चल रहा है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड जिस दिन पहुंचना पहुंच गया तो उसके बाद में ग्लेशियर बहुत स्पीड से पिघलेंगे। अभी जो यूनाइटेड नेशंस हैं या जो क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है या जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है कि यदि हम लोग सब नहीं जगे और ये जो इस बार सरकार ने हमको पेड़ लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमको सेंसिटिव किया है। साहब ने जैसे बताया राजस्थान सरकार ने 7 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। ये पूरी दुनिया के लोगों को यूनाइटेड नेशंस ने ये दिया है कि पूरी दुनिया मिलकर के पेड़ नहीं लगाएगी और धरती के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करेगी तो आने वाले टाइम के अंदर में धरती में प्रलय आना निश्चित है। और पहले तो हमारे को सिर्फ एक वार्निंग दी जाती थी, पर अब यूनाइटेड नेशंस ने इसको ग्लोबल वार्मिंग वर्ड नहीं करके ग्लोबल बॉइलिंग वर्ड यूज करना शुरू कर दिया है कि धरती के ऊपर में वार्मिंग नहीं हो रही है, बॉइलिंग हो रही है। इस बॉइलिंग को यदि हम खत्म नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसानदायक होगा। मैं रिटायर हो रहा था, 31 जुलाई को रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद में मैंने सोचा कि भाई मैं एक नॉर्मल किसान के परिवार से गया था, फौजगंज में सिपाही बन करके गया था, कर्नल बन करके वापस आ रहा हूँ, बच्चे भी नौकरी में लग गए, भाई का परिवार, हम लोग परिवार दोनों जॉइंट फैमिली है, बच्चे पढ़ लिख करके अपनी जगह पे सेट हो गए। तो मैं इस धरती माता का, ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए क्या करूं? तो मेरे मन में आया कि हम धरती माता के ऊपर में पेड़ लगाएं ताकि धरती माता का ऊपर में सभी जीव जंतुओं का कल्याण होगा। और इस कल्याण, इस तरह की सोच के बाद मैंने एक संकल्प लिया कि मैं रिटायरमेंट होते ही सबसे पहले 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करूंगा और 11,000 पेड़ पौधे लगा करके फिर अपने गांव की जमीन के अंदर में प्रवेश करूंगा। तो उसी के तहत मैं आज यहाँ रुक रहा हूँ। कल 15 अगस्त के दिन अपनी गांव की जमीन में प्रवेश करूंगा। 11,000 पेड़ पौधे लगा दिए हैं। हजारों बच्चों को, लोगों को जहां जहां गाँव गए हैं उनको इंस्पायर किया है। खास करके यंग बच्चों को हमने एड्रेस किया है, क्योंकि जो यंग बच्चे हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो धरती के ऊपर में ज्यादा दिन तक जिएंगे। हम लोग जो बड़े बूढ़े हैं 15-20 साल तक जिएंगे, और बच्चों को तो 60-70 साल जीना है। तो उनको ठीक से समझा के आए हैं कि हर बच्चा 5 पौधे हर साल लगाए ताकि धरती के ऊपर में अपने जीवन के अंदर में 400-500 पौधे लगा देगा। तो इसी के साथ साथ हमने तकरीबन 1 लाख सीड बॉल्स, जो हमने पहले एक एनजीओ के साथ टाइप करके जो बीज हैं वो ऐसे रेत के अंदर में डाल दिए, उसके ऊपर में गोबर डाल करके उसकी बॉल्स बनाई। बॉल बना करके उनको हमने डिब्बे भर दिए, गाड़ियों में रख दिए। जहां जहां मौका मिला उन सीड बॉल्स को ऐसे ही हम जंगल के अंदर में फेंकते आए। जहां बाढ़ वगैरह थी उसके अंदर में फेंक दिए। जो लोग आए उनको ऐसे ही पकड़ा दिया कि तुम जाकर के पेड़ पौधे लगाओ, ताकि वो बाढ़ के अंदर में जहाँ पे वो बीज गिरेगा, जो गोबर के अंदर में लपटा हुआ बीज, वो अपने आप बाढ़ के अंदर में खड़ा होकर पौधा बन जाएगा। उसको बकरी भी नहीं खा पाएगी, क्योंकि बाढ़ के बीच में है, और वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके 4-5 साल के बाद में पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार के काम करके हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप लोगों ने बहुत हमको सम्मान दिया। आप लोगों के, गोंदियाल के भाइयों को, बहनों को, एमएलए साहब का, आर्य साहब का, आप सभी का, बुजुर्गों का और सबका धन्यवाद कि आज हमने हमारी यात्रा के अंदर में शामिल होकर के, एक मिशन के अंदर में शामिल होकर के हमारा हौसला अफजाई किया। धन्यवाद। गोंदियाल के लिए इनका सहयोग और बहुत सादर प्रार्थनीय है। बालिकाओं के लिए खेल कूद की बात हो या फिर पुस्तकों की बात हो, आपने हर वक्त सहयोग किया है। आपने पिछले वर्ष जो मुहिम चलाई उसके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं श्री कर्नल साहब से अनुरोध करूंगा कि आपकी इस यात्रा के बारे में और आपकी जो मुहिम है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं, हम सब के लिए क्या संदेश है। अब बलदेव राम जी, एक बार हम भारत माता की जय घोष के साथ इनको आमंत्रित करेंगे। भारत माता की। थैंक यू। सेठ के घर में बर्तन धोता था। आपको प्रेरणा मिले, 2 मिनट एमएलए साहब मेरी कहानी सुना दो। तो साल भर सेठ ने देखा कि भाई ये तो लड़का ठीक ठाक काम करता है, तो दुकान में भेज दिया। दुकान में काम करना लगा। 2 साल में मैनेजर बनाया। 10 साल तक काम किया, फिर अपना खुद का काम किया। तो उस बीच दुकानें खैर हुई, परिवार, रिश्तेदार और गांव वाले ऐसे मिलके एक 250-300 दुकानें हमारी
उस एरिया में हो गई। उसके बाद है ना, मैं कोई मोटरसाइकिल, उस समय रोडें बहुत ख़राब हुआ करती थी, मोटरसाइकिल में ऐसे मैं पैदल कभी पे मोटरसाइकिल लेके ऐसे गांव में जाता था जनसंपर्क में। मैं उस समय भी कई आर्य समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सर मैं 3rd ईयर OTC हो चुकी है मेरी, संघ का स्वयंसेवक हूँ। उसके बाद आर्य समाज से जुड़ा तो राष्ट्रीय आर्य वीर दल में भी राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। उसके बाद राजीव दीक्षित का नाम आपने सुना होगा, वो दक्षिण में आते थे तो हिंदी बोलते थे, उनका मैं कन्नड़ भाषा वहाँ की होती है उसमें मैं अनुवाद करता हूँ। और अभी तक मैंने कन्नड़ भाषा में 3 पुस्तकें लिखी हैं, जबकि मैं स्कूल भी नहीं गया, अ भी नहीं सीखा कन्नड़ का, मगर बोलते बोलते कन्नड़ भाषा की वहाँ यूनिवर्सिटी है, हम्पी यूनिवर्सिटी, हॉस्पेट आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ हमने योग अध्ययन विभाग भी शुरू कर दिया। तो मुझे ऐसे वो पैदल घूमते हुए मुझे बहुत खतरनाक अस्थमा हुआ। फिर किसी ने बताया कि हरिद्वार में ऐसी शिविर लगता है, तो जब मैं हरिद्वार चला गया 1 महीना रहा और क्रॉनिक अस्थमा, डॉक्टर ने बोला कि दम निकलने के बाद जाएगा तुम्हारा। वो अस्थमा 1 महीने में ठीक हुआ। उसके बाद मैंने यात्रा शुरू की। अभी तक कर्नाटक में 18 लाख किलोमीटर में बाई रोड योग के प्रचार के लिए घूम चुका हूँ। 35 लाख लोगों को मैंने प्रत्यक्ष योग सिखा दिया है। और दक्षिण भारत का मैं पतंजलि का प्रभारी हूँ, क्योंकि नेताजी यहाँ बैठे हैं तो उनको बता दूं कि अभी तक 4 लोगों को मैंने सांसद का टिकट मेरे हाथ से बांटा है, उसमें 2 केंद्रीय मंत्री बन गए। तो मेरा कहना है, मगर अभी गांव में है ना, क्योंकि मेरा 43 वर्ष हो गए, मुझे 44 वर्ष हो गए बाहर गए हुए, तो इसलिए बस इतना ही कहूँगा कि देखो इस मिट्टी में बहुत विशेष है। मैं मेरा उदाहरण देते हुए कर्नल साहब की तरफ बढ़ता हूं कि उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष में ही व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें जो अनुभव करता है तो वो चाहता है कि दूसरे लोगों को ऐसा कठिन समय नहीं देखना पड़े, इन मुश्किलों से उनको न गुजरना पड़े। तो हमारा उनका मिलाप भी इसी वजह से हुआ। हाँ, गेलो न गेलो मिले नहीं जनो, बहुत प्रेम लागे उन्हें। तो बस बात है, और इन्होंने एक नई शुरुआत की है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बाबू सिंह जी से पहली बार मिला हूँ, बहुत बार सुना है, कई बार आपके संघर्ष को भी मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, और आज प्रभु ने मिला दिया। तो मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में बाबू सिंह जी, मैं 3 बार भी, राष्ट्रपति जी का मुझे आमंत्रण था, 3 बार भी मैं राष्ट्रपति भवन गया हूँ उनके शपथ ग्रहण समारोह में। आप समझ सकते हैं कितने लोगों को बुलाते हैं वहाँ, बहुत लिमिटेड सीट होती है। और 2 बार प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा करने का भी सौभाग्य मुझे मिला है। तो बस मैं भी चाहता हूँ कि भगवान ने सब कुछ दिया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे हर चीज़ से सब कुछ मिला हुआ है, तो कुछ अपनी मातृभूमि के लिए, यहाँ के लिए भी कुछ करें। तो कर्नल साहब के साथ मिल करके हम इस अभियान से जुड़े। बस अंत में इतना कहूँगा कि योग में आज मैंने जितनी भी मेरी कहानी बताई है वो योग के बल से हुआ है। मैं 30-32 वर्षों से निरंतर, 58 साल मेरी अभी उम्र है, बाल एक भी अभी तक सफ़ेद नहीं आया है, ओरिजिनल है। और आपसे निवेदन करूँगा कर्नल साहब, मैं सुबह फेसबुक में 6 बजे जो लाइव कर रहा हूँ, तो पिछले साल में आया था तो उसमें 90,000 फॉलोअर थे। तो ये लड़कों को कह रहा था हमारे नारायणपुरी सोसाइटी के सभी लोग फॉलो करो, 1 लाख कर दो। आज उसमें 4,30,000 हो गए हैं। और इस महीने 25 मिलियन, मतलब 2.5 करोड़ लोग योग लाइव में मेरे साथ योग में जुड़े हैं। तो इसलिए आप योग करो। आपको लगता है हम तो खेती में काम करो, हमारे योग रिकट जरूरत है। खेती में आपका हार्डवेयर ठीक हो जाते हैं, हाथ पैर में, अंदर का जो सॉफ्टवेयर है ना, इस कोरोना के वैक्सीनेशन से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हम सबको हो रहा है। बहुत युवा 30, 32, 35 साल में हार्ट अटैक से जा रहे हैं, और इसका एक ही रास्ता है कि योग करो। अगर योग आप करोगे तो उससे जो भी दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं वो उसको आप ठीक कर सकते हो। इसलिए इसमें पर्यावरण के साथ योग को भी हम जोड़ने जा रहे हैं, और इसको गांव-गांव में योग की केंद्र लगाएंगे, गांव-गांव में योग के टीचर बनाएंगे, एक परिवार में एक योग शिक्षक बने, ताकि उस परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा वो कर सके। ये बहुत अच्छा काम है।
इसलिए इसको भी हमें सब मिलकर करना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, राम राम, प्रणाम। और गांव से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, मैंने आपको संक्षिप्त में तो बता ही दिया था, बट मैं बताऊंगा आपको कि ये यात्रा करना क्यों ज़रूरी था। यात्राएं बहुत होती, रामदेव मेला भी रामदास यात्रा करने के लिए है, कावड़ यात्रा भी करने के लिए है, बट ये इन्हों मैं कारण बताऊँ आपने कि मैं 2009 के 2012 तक असम में पोस्टेड होता। जब हमारी ट्रेनिंग होती, जब ट्रेनिंग करने वास्ते मैं अरुणाचल प्रदेश में जाता। अरुणाचल प्रदेश में जाता जब अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों रे माते जटे में गन मशीनों लगावता हा, उठे बे लोकल आदमी होता, आड़े पाड़े जगह रहता, जो को बातचीत होती, बे कहता कि भाई थे जिन जगह माते आज चाइना हम मशीनों लगा पुरान बैठा हो, इन पहाड़ियों रे माते आज 50-60 साल पहला 10-10 फुट बर्फ होती और वह बर्फ पिघलती जावे। बर्फ पिघले जन बे जगह बर्फ लोग है जटे में बर्फ याक रहे, वहाँ पर मोटा बकरा वे के एड़ा याक हो या करे, बे याक है जो को पौनी बड़ा है जो को नीचे शिफ्ट करना पड़े। बे लारला 50-60 साल में 3-3 बार बाड़ा शिफ्ट कर दिया और बहुत चिंतित था वे लोग। और वह लोग इतना इनोसेंट है, बिल्कुल एकदम देखने में इतना एक शांत आदमी है, बोरकने नॉर्मल आप 200 साल पहला पर बूढ़िया रहता इन टाइप का बिल्कुल एक सिंपल तरीके में रहे। बोरकन साइकिल नहीं, बोरकन मोटरसाइकिल नहीं, बोरकन कोई कार नहीं, क्योंकि हड़कों है इसको बागरण मातियों कभी जा नहीं सके, जन वो साधारण जिंदगी जिए। वहाँ पे 200 साल पहला सिर्फ झोपड़ा बनान, बलदा गाड़ी, ऊँट राखता, ज्यों ज्यों जीवन उठे उठे है। बहुत चिंता देख पर ने उन टाइम पर अवसर होता जो मैं पढ़ता, अखबार पढ़ता, न्यूज़पेपर पढ़ता, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज रो भी यह बातचीत चलती और बर्फ रा भागर पिघले है, ग्लेशियर पिघले बात चलती। जो हमारे मन में आ एक विचार आयो कि भाई वो एक अड़ो सब्जेक्ट है जो को अपन ने पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ना शुरू करियो 2009 में, उन बाद में मैं लोअर असम में पोस्टिंग आया पासा, जो में उन टाइम बहुत सारे लोगों बातचीत करी, क्योंकि जटे इंसर्जेंसी वे है, जटे टेररिज्म वे, उठे मिलिट्री अपर हैंड वे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री नीचे रेन काम करे। हैंग कलेक्टरों बात करी, हैंग DFO